चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में वैल्यू न्यूज़ को देखा था डिटेल में, और हमने उसमें ये देखा था कि वैल्यू न्यूज़ का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज जो कि एसेट के यूज़ से और डिस्पोजल से आ रहा है। याद आ रहा है? अच्छा, अब एक स्टेप हमने आगे बढ़ना जनाब आज, और मैं छोटे छोटे सवाल आपको देता जा रहा हूँ, आपने मुझे वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, तैयार हो? हैं? स्क्रीन भी नहीं आ रही है, ये हाल हो चुका है। अब आ रही है? चलो जी, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, बोर्ड पे देख लीजिएगा। ये कह रहा है जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ अ मशीनरी 6.5 लाख। एक मशीनरी है जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? अच्छा, कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? हमारी बुक्स में इस वक्त ये एसेट कितने रुपए का आ रहा है। ठीक है, और दूसरे अल्फाज में हम इस एसेट से कम क्या चीज़, कम से कम कितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सर, आपको एक बाबा जी एक अंगूठी देते हैं, वो कहते हैं ये रिंग आप पहनो, ये पहनने से इंशाल्लाह आपका नसीब चेंज हो जाएगा और आपको करोड़ों रुपए कमाओगे। ऐसा है? यानी इस रिंग से आप क्या करोगे? करोड़ों रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाओगे। तो बाबा जी से आपने कहा कि ये है कितने की? बाबा जी ने कहा 500 रुपये की। आपने ख़रीद ली है। कितने में ख़रीदी? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? करोड़ों रुपए मिलेंगे। अपनी बुक्स में मैं इसको किस पे रिकॉर्ड करूं, करोड़ों रुपए पे या कॉस्ट पे? कॉस्ट पे या करोड़ों रुपए पे? हम सर अपनी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे। हो गया? अब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? करोड़ों। कम से कम 500 तो मिलेंगे ना? ये तो बात समझ आती है ना? कम से कम कितने मिलेंगे? वैसे तो करोड़ों मिलने का चांस है। अब पता चला जी बाबा जी तो चुफ चुफ वाली निकले, चुफ चुफ सरकार है ना, वो निकले। ये तो सारा ड्रामा था। कोई जो है ना वो बेनिफिट नहीं है इस अंगूठी में। अब मैंने जाके मार्केट में पता कराया तो 300 रुपये की बिक रही है। कितने की? अब बताओ मेरी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है? तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने मिलेंगे? अब बताओ क्या मेरी कैरिंग अमाउंट सही है? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है तो आपने एसेट को रखना है किस पे? कॉस्ट पे। और अगर एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी मिलने वाले पैसे कॉस्ट से कम है तो क्या करोगे? एसेट को नीचे ले आओगे। ये बात समझ आती है? बताओ मेरी बुक्स में एसेट कितने पे रिकॉर्डेड है? 6.5 लाख रुपए पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं इस एसेट से कम 6.5 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रिकवर होंगे। ये मानते हो? इससे ज़्यादा हो रहे हो तो एसेट को बढ़ा दूं? नहीं सर, कितने पे रखें? 6.5 पे। इससे कम मिलने हो तो फिर तो कम पे रखना है। ठीक है, अब बताएं जी, वो कह रहा है इसकी लाइफ कितनी रह गई है? 3 साल। अज्यूम करो ये मेरे पास एक मशीन है, ठीक है जी, हर साल मुझे इससे कितना कैश फ्लो मिलेगा? एनुअल का मतलब है हर साल। कितना? 3 लाख। लेकिन इस कैश को हासिल करने के लिए मुझे 1,26,000 का क्या करना पड़ेगा? आउटफ्लो। अच्छा, ये क्या बात हो गई कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा? है, आपसे फीस मिलती है ना मुझे, ये क्या है? मेरा इनफ्लो। लेकिन इस फीस को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है सर, इसका रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर रहे हैं, फैकल्टी को पे कर रहे हैं, एडमिन कॉस्ट है, ऑपरेशंस कॉस्ट है। ऐसा है या नहीं है? अब बताओ इस मशीन से सालाना कितने पैसे मिलेंगे? 3 लाख। लेकिन उस 3 लाख को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1,26 का खर्चा करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ नेट कैश फ्लो कितना मिलेगा? मुझे देख रहे हो तुम लोग जी? कितना? 1,74,000। ये मानते हो? ये बात भेजे में बैठती है तो हम 1,74,000 रुपये हर साल रिकवर कर रहे होंगे। पक्का? कितने सालों तक? अगले साल कितने मिलेंगे? 1,74। उसके अगले साल कितने मिलेंगे? 1,74। उसके अगले साल कितने मिलेंगे? बस 3 साल तक ये पैसा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। फिर अगर मैं एसेट को उसकी ज़िंदगी के एंड पे बेचूं, ज़िंदगी के एंड पे, तो कितने का बिकेगा? 2,25,900 अभी बेचूं या ज़िंदगी के एंड पे? तो क्यों बेचोगे भाई? जब एसेट इतनी वैल्यू का तो चला क्यों नहीं रहे हो? सर मेरे काम का नहीं है। आप एक आईटी कंपनी में जाए ना तो वहाँ आपको एक ज़बरदस्त किस्म का लैपटॉप मिलेगा, उन्होंने स्क्रैप में रखा होगा। क्यों? आप कहोगे इतना अच्छा लैपटॉप यार स्क्रैप में रख दिया। वो कहेगा सर हमारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अब इस पर नहीं चलते। तो ऐसे ये याद रखना कि बाज़ औक़ात एक एसेट बड़ा ज़बरदस्त शानदार होता है, बेहतरीन होता है, लेकिन वो कंपनी के किसी काम का
तो बताओ ये जो एसेट है 3 साल बाद हम क्या करेंगे, बेच देंगे। कितने में? 2,25,920 में। इसको बेचने पे खर्चा कितना होगा? तो बताओ इसको बेचते हुए कितने पैसे मिलेंगे? बेटा कैलकुलेटर, अल्लाह के वास्ते कैलकुलेटर। 193,920 पक्का। ये आ गया जी एसेट से मिलने वाले कैश फ्लोस। कब? डिस्पोजल पे। ए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा भी रोजा है, मेरा नाम अरविंदा डिसिल्वा नहीं है, अहमद रजा है, ठीक है जी, मैं भी रोजे से हूं, सिर्फ आपका रोजा नहीं है। सर जाग जाओ जरा सा। हाँ जी, कितने का एसेट है मेरी बुक्स में? चलाऊं तो सालाना कितने मिले? 174, 174, 174, और एंड में कितने मिले? 193,920 पक्का। अच्छा फिर आज ही बेच दूं, 592 का बिक जाएगा, लेकिन खर्चा कितना आएगा बेचने में? इन दो से मुझे क्या मिलेगा? और ना, इन दो से मुझे क्या मिलेगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दो चीजों से मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू इन यूज। इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, क्या निकालूंगा? तुम लोगों को मनुष्यों एक दिन की छुट्टी दो, तुम लोग आमिर खान की गजनी में जो रोल है ना उसमें आ जाते हो तुम लोग। क्या बताया था मैंने? हम इम्पेयरमेंट कब बुक कर दें? सर जब आपका रिकवरेबल अमाउंट ये बता रहा होता है कि आप अपनी कैरिंग अमाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे। याद आ रहा है? अब बताओ सर इसके अंदर कैरिंग अमाउंट कितनी है? 6,50,000। चलाऊं तो दो कैश फ्लोज मिलेंगे, 174, 174, 174, और फिर एंड पे आके 193,920। और अगर अभी बेच दूं तो 590 माइनस 36। अब आप मुझे बताइए एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं? शाबाश, हो गया। इम्पेयरमेंट कितनी आ रही है? 83,000। कैसे निकाली इम्पेयरमेंट? हमने कहा जी हमारा एसेट है जिसकी इस वक्त बुक्स में वैल्यू कितनी है? 6.5 लाख। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको आज ही बेच दूं, आज ही बेच दूं इसको, तो मेरे पास सर इस एसेट की फेयर वैल्यू 5,90,000 है, और इसकी कॉस्ट टू सेल ये कितना आता है भैया? 5,54,000। क्या मतलब है इसका 5,54 का? अभी अभी मार्केट जाओ, इस एसेट को दे के आ जाओ, कितने मिल जाएंगे? 5,54 मिल जाएंगे। लेकिन हम कह रहे नहीं, हम इस एसेट को इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे। चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? कैश मिलेगा। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, कैश कैसे मिलेगा जी? ये एसेट चलेगा कितने साल? 3 साल। ऐसा तो क्या मैं कह सकता हूं जनाब मेरे पास कैश फ्रॉम यूज कितना? 174। अच्छा आप चाहो तो दोनों दिखा सकते हो, 3 लाख और 1,26,000 दोनों यहां दिखा सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा आप बताएं जी डिस्पोजल पे कितना कैश मिलेगा? अभी निकाला है मनुष्यों, अभी निकाला है। अब बताएं जी कंपनी के पास टोटल कैश कितना आएगा? 174 और 3,67,920 पक्का। अब इसकी क्या निकालनी है आपने? क्यों सर? क्योंकि आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आज का है, कैरिंग अमाउंट भी आज का है, तो वैल्यू इन यूज भी 3 साल आगे के कैश की नहीं होनी चाहिए बल्कि आज की होनी चाहिए। तो आज इन सारे कैश फ्लोज की जो कि मुस्तकबिल में मिलने वाले, इनकी आज की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या रेट है जी प्रेजेंट वैल्यू का? 11%। निकाले मेरे बच्चों। 1,74,000 डिवाइडेड बाय 1.11% रेज़ टू पावर 1, 1.11% रेज़ टू पावर 2, 1.11% रेज़ टू पावर 3, कितना कितना आ रहा है सर? सही कह रहे हैं लड़का?
थैंक यू बेटा। 567,000 कर दूं आसानी के लिए? यार 1 रुपए से बेटा कुछ नहीं होगा सर। ऐसे पेपर में एक आध रुपया आगे कर दिया करें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अब बताएं जी, बेचूं तो कितने मिले? बेचूं तो कितने मिले? ए नशइयों, ए हिरवेंचियों, जरा जोर लगाओ। बेचे तो कितने मिले? 554। इस्तेमाल करें तो कितने मिले? दोनों में से ज्यादा कौन सी अमाउंट? एक बंदा जो ऐसे रोटी मुंह में डालता और नाक की जगह, वो इसको चलाएगा या बेचेगा? वो इसको चलाएगा, कितने कमाएगा? तो इसका मतलब है सर इससे मैक्सिमम रिकवरी कितनी पॉसिबल है? लेकिन फिर भी सर आपका तो एसेट 650 पे खड़ा है, तो क्या करना चाहिए? हमें इसको नीचे ले आना चाहिए। कितना? क्या नाम दूं उसको? ऐसा है पक्का? ये कॉपी करूं? आज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है तुम लोग पूरी रात जागे हो, और पता नहीं क्यों जागे हो। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, आपसे ना एग्जामिनर ने मांगा है ये मांगा है, ये है आपका मेन जवाब। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है? ये वर्किंग है, ठीक है जी। आप चाहो तो एक पेज पे सिर्फ ये बना दो, बाकी ये सारी वर्किंग दूसरे पेज पे बना दो, डजेंट मैटर। आप चाहो तो ये ऊपर बना दो और नीचे वर्किंग बना दो, डजेंट मैटर, ठीक है जी। लेकिन इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करोगे, ठीक है। बाकी सारी वर्किंग है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे, नहीं कोई मसले वाली बात नहीं। वो कंटिन्यू कर रहे हो ना, मेरे ख्याल में शायद हर पेज पे क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, ऐसे ही। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ये क्वेश्चन किया, ये पहले पेज पे बनाया और आपने ये सारा कॉपी के आखिरी पेज पे बना दिया, तब भी वो आपको नंबर दे देगा। उसकी वजह पता क्या है? आपकी कॉपी चेक होती है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, जो पेज खाली होता है ना कॉपी का, उस पर वो ऐसे क्रॉस लगाते हैं। इसका क्या मतलब? ये कॉपी का पार्ट था और उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। आपने पहले पेज पे काम किया और आखिरी पेज पे वो क्या करेगा? पहले पेज को चेक करेगा, बाकी सारे पेज उसको क्या कर देगा, और आखिरी पेज पे जाके देखेगा आपने कुछ लिखा है नहीं लिखा है। तो ये भूल जाओ कि हमने एक चीज़ लिखी और आई क्या उस पर नंबर नहीं देगा। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, उसको एक कॉपी चेक करने के लिए तकरीबन 40 मिनट मिलते हैं, और मनुष्यों आपने तो काम इतना किया होता है कि वो 12 मिनट में फारिग हो जाता है। उसको दूसरी कॉपी नहीं देता आई कैप 40 मिनट पहले से। 10 दिन में अगर वो 8-8 घंटे भी लगाता है, एक एग्जामिनर इतनी ज़्यादा कॉपीज़ नहीं चेक करता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई 17-18 लोग आपकी कॉपीज़ चेक कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो थोड़ा जो है वो यकीन रखना है प्रोसेस के ऊपर। हाँ, आई कैप ये ज़रूर कर सकता है कि आपके 50 नहीं बन रहे हो आपको पास कर दे, लेकिन ये नहीं कर सकता कि आपके 50 बन रहे हो और आपको फेल करे, ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, आपने एक सवाल के 2 सॉल्यूशन कर दिए, एक काटना भूल गए, फिर आई कैप आपको बेस्ट आंसर के नंबर दे देगा। ये नहीं करेगा कि जो पहले उसके नंबर देने बाकी के ना दें। तो इन चक्रों में ना पड़ो ही नहीं, समझ आ गई जी। अच्छा, अगर आपने इस सवाल में उसने कहा इम्पेयरमेंट निकालो और ये कुछ नहीं किया और ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। लेकिन अगर इसमें एक भी गलती हुई तो पूरे काट देगा। वर्किंग के वो क्या करता है? नंबर देता है, ये याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट करने से बेहतर है आप क्या करो, एटलीस्ट रीजनेबल वर्किंग कर दो। अच्छा, अगर एग्जाम में बैठे हो ना, गौर से सुनो, ये आपने कैश फ्लोज बना दिए, ये बना दी, इसके बाद ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या निकाल लो, सम निकाल लो, कैलकुलेटर पे सारी चीज़ें डाल के एक साथ निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है जी। जी मेरे बच्चे, जैसे कैरिंग अमाउंट की वर्किंग करनी होती है तो ऊपर डायरेक्टली मतलब कर दें या एंड पे कर दें? ना डायरेक्ट कर दो, कॉस्ट इतनी, टोटल डेप्रिसिएशन अब तक का इतना और कैरिंग अमाउंट खत्म। और जी कोई सवाल? ज़्यादा होती इधर तो, अगर यहाँ रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा निकलती तो
हम लिख देते एसेट इज़ नॉट इम्पेयर्ड, कोई एसेट को ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आईपैड लिया है ना, ये 2 आईपैड्स मैंने लिए हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जाम्पल, और ये पेन है मेरे पास, ठीक है जी। ये सिस्टम है, इसी तरह मेरे घर में भी लगा हुआ है, तो टोटल मिला के ये सिस्टम विस्टम, घर का सिस्टम, आईपैड वगैरह सब मिला के इसकी टोटल कॉस्ट होगी 30 लाख। कितने? अगले कुछ सालों में मैं इससे 30 करोड़ रुपए कमा लूँगा, मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं इन सारों को 30 करोड़ पे रिकॉर्ड करूँ या 30 लाख पर रहने दूँ? बस ये आपने दिमाग में रखना है। व्हाट इफ के पता चला जी कि आई कैप ने जो है ना बंद कर दी क्लासेस, फलां टीचर बैन है, ये नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है जी, कहीं भी नहीं पढ़ाएंगे, तो इस सिस्टम से अब रिकवरी जो है वो कोई 10 लाख रुपए आ रही है, तो क्या करें? अब आप इसको 10 लाख पर रिकॉर्ड कर दो। पक्का इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो, बढ़ाना नहीं है, कम करना, पक्का। बढ़े आगे, एक सवाल और लें सर, दूँ एक सवाल। अच्छा, मैं आज सोच कर आया था थोड़ा सा हम आगे एडवांस चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन माशाल्लाह जो आपने मुझे रिस्पांस दिया, ओए होए होए, ऐसा टुन क्लास हैं, अभी भी कोई जुम्बिश नहीं है, तुम लोग ऐसे देख रहे हैं सिर्फ। चलो जी, एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ सर। मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट है 2000, ठीक है जी। एसेट की यूजफुल लाइफ है 3 इयर्स। वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लोज हैं, इस पर्टिकुलर एसेट से हम बनाएंगे स्टॉक। क्या बनाएंगे? स्टॉक। कितने सालों तक? तो हमारे पास उस स्टॉक की आएगी सेल्स 4000, 3000, 2600, और सेल्स फूके मार के तो नहीं आएगी ना, कुछ स्टॉक बनाएंगे हम, तो इस पर क्या आएगा हमारे पास? खर्चा आएगा। खर्चा जी 2700 सर, 1700 और 1200, ठीक है जी। सर डिस्पोजल के वक्त सर मुझे 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन डिस्पोजल पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा से 156 रुपये का। डन। ये आपके पास है कैश फ्लोज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 3200 रुपये की है। डिस्काउंट रेट 10% है। मुझे बताओ इम्पेयरमेंट कितनी है? शाबाश। और ये मैं क्लास में किसी का भी आकर रजिस्टर चेक कर रहा हूँ, शाबाश। हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कितनी है? 4000। अच्छा, कैरिंग अमाउंट को मैं कह सकता हूँ रिटर्न डाउन वैल्यू, ऐसा है? ये तो पता है ना। अच्छा, फिर रिकवरेबल अमाउंट मुझे चाहिए, ये मिल जाएगी तो मैं इम्पेयरमेंट निकाल लूँगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेरे भाई, एक साइड पे कर दो इसको। ये हमारी मेन जो है ना वो आंसर है हमारा, ठीक है। अब बताएं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? ये डायरेक्ट दिया हुआ है 3200। अगर मैं इस एसेट को चलाता हूँ तो मेरे पास सर कितने साल है? 3 साल है। इन 3 सालों में मेरे पास सर यूज से जो कैश फ्लो आएगा वो कितना है? सर 4000 माइनस 2700 कर दो, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे पूरा दिखा दो। सेल्स कितने की? फिर सर मेरे पास इस सेल्स को हासिल, ये किस चीज की सेल्स है? आपके पास एक गोले गंडे की मशीन है, उस गोले गंडे की मशीन की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो, तो मशीन तो नहीं बेच रहे हो ना, क्या बेच रहे हो? गोला गंडे बेच रहे हो। तो ये जो सेल आ रही है किसकी है? गोले गंडे की है। तो सर गोले गंडे को बनाने पर खर्चा भी तो आता होगा ना, फूंके मार के तो नहीं बनाते हो। कितना खर्चा है? 2700। फिर अब मैं कह रहा हूं जी मैं गोले गंडे की मशीन की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि इस मशीन से मैं गोले गंडे बना के बेचता हूं और उससे मुझे मिलती है पैसे, और सर मैं उस मशीन से जो गोले गंडे बनाता हूं मुझे कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो सर ये मेरी सेल्स है और ये उस पर होने वाला खर्चा है। और एंड में क्या करेंगे? इसको डिस्पोज करेंगे। कितने पे? लेकिन सर जब डिस्पोज करने जाएंगे तो इसको उखाड़ने पे छाड़ने पे कॉस्ट टू डिस्पोज आएगी कितने की?
अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जेब में नेट कितना पैसा आएगा इस मशीन की वजह से? कितना? ऐसा? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, डायरेक्ट निकाल लोगे? 35। पक्का? क्या मैं आप लोगों से आज की तारीख में ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? क्या आप ये खुद से कर लिया करोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया करोगे? हैं? या ये तो नहीं सोचोगे डिस्काउंटिंग ही तो असल चीज़ थी जो सर ने नहीं करवाई? हैं? ऐसे तो नहीं सोचोगे ना? ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे ना भाई? या अल्लाह तेरा शुक्र है जी। कितना? 434। मेरी एक बड़ी बहन है, उनका जो हस्बैंड है ना, वो भी एक टुन तरीन इंसान है, मतलब बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मुंह पे ना अल्लाह ने स्त्री मारी हुई है, कोई एक्सप्रेशन नहीं उसकी। आप उससे बात करूँ देखिएगा आपको, को मजाक करूँ तो अपनी बहन को बोला, मैंने कहा ये क्या मशीन है? उसने कहा मैं भी यही सोचती हूँ। ठीक है, कोई बंदे की ज़िंदगी में जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, मजाक का, मस्ती करने का कोई एलिमेंट ही नहीं है, सीधा आदमी है बिल्कुल। ऐसे नहीं बनो यार, ऐसे मुर्दे होते हैं। हाँ जी, ये क्या एम्पेयरमेंट है? ऐसे ही बढ़े हम आगे दोस्त। सर होमवर्क वाला सवाल भी एक बार करा दें। होमवर्क वाले सवाल में मैंने क्या दिया था आपको? मैंने तो हैं, अब तो हो जाएगा ना, इस तरह के सवाल हमने देख लिए। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक और सवाल, करोगे? आसान है। अब ये सवाल अगर किसी से नहीं हुआ ना बेटा, तो 3 रुपए का मिट्टी का तेल ले और अपने पूरे जिस्म को ना जलाए, रेलेवेंट जगहों पे डाल के जला दे खुद को, सर वर पे डाल के, ताकि कम से कम खर्चे में जान चली जाए। चलो अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाली स्लाइड दिखा दें, देख लो बेटा। बढ़े आगे हम, आओ मेरे प्यारे बच्चों, यह है मेरे सामने एक और सवाल। अब ये सवाल है हमारे पास पेपर्स का, और FAR 1 का भी नहीं। किसका? ये FAR 2 का। FAR 2 का सर क्यों करा रहे हैं आप? क्योंकि ये स्टैंडर्ड पहले FAR 2 में था। क्या करें अब? ये 11 नंबर का सवाल है 2013 का। हाँ, इसको रीड करें। ये कह रहे हैं डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज़ 2 प्लांट्स। कितने प्लांट्स हैं? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पसेज ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। रिमेनिंग लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स इज 3 years। तो एक प्लांट की लाइफ कितनी हो गई? 3 है, दोनों की लाइफ 3 साल है, एक की लाइफ 1.5 साल नहीं है, अल्लाह के वास्ते। ठीक है जी। अच्छा, फिर फेयर वैल्यूज एंड रिटर्न डाउन वैल्यूज, ये क्या जी? ये रिटर्न डाउन वैल्यू का दूसरा नाम क्या? कैरिंग अमाउंट। फिर ये फेयर वैल्यू कब की है? आज की है। मनुष्य फेयर वैल्यू कब की होती है? आज की होती है। फिर इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? कॉस्ट टू सेल। एक मशीन है, मशीन ए, प्लांट ए, इसकी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 220। आज बेच दूं तो 210 में बिक जाएगा, लेकिन 7 रुपए के खर्चे के बाद। तो हमारी जेब में नेट कितना पैसा आएगा? 203। ऐसा। इसी तरह प्लांट 2 जो है वो 160 का है, अभी बेचने जाएं तो जेब में कितने आएंगे? 150 माइनस 4 कितना? 140। या अल्लाह तेरा शुक्र है। दोनों प्लांट्स के बारे में वो कह रहा है, प्लांट 1 और प्लांट 2। हमारे पास एनुअल इनफ्लोज, अगर मैं इसको चलाऊंगा प्लांट 1 को, सालाना कितने पैसे मिलेंगे? सालाना खर्चा कितना होगा? कितने सालों तक? 3 साल कहाँ लिखे हुए? ऊपर लिखे हुए सर। फिर एंड पे आके अगर हम उसको बेचेंगे तो 8 माइनस 2, ये पैसे हमें मिलेंगे। अच्छा, वो कह रहा है भैया आप एक काम करें, 10% रेट से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और चेक करें कि इम्पेयरमेंट कितनी है। शाबाश, निकाल के दो, जल्दी करो। हाँ जी, प्लांट 1 इज इम्पेयर्ड और नॉट?
नॉट, एंड प्लांट 2, ये आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, चौड़े नहीं होना, चौड़े नहीं होना, ऐसे सवाल अब नहीं आते, ये मैं साथ में बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैं नहीं बोल रहा वाह यार क्या ज़बरदस्त पढ़ाया सर ने, पास पेपर सॉल्व हो गया, और नहीं आता है वैसा सवाल, ठीक है जी। खुश हो ना अब आगे आ जाओ, ठीक है जी। तो सर फिर ये कब आता था? 2013 में आता था बेटा, अब थोड़ी आते हैं ऐसे सवाल। अब तो आता है डंडा लेके, कंधे पे डंडा होता है उसके, तो कहते आ जाओ बेटा। हाँ जी, मुझे बताएं मेरे पास दोनों एसेट्स का कैरिंग अमाउंट, प्लांट 1 और प्लांट 2, मेरे बच्चों कितने कितने? 220 और 100। अब मुझे दोनों की क्या चाहिए? वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर मेरे पास प्लांट 1 और मेरे पास प्लांट 2, मुझे बताओ मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर 203 कैसे आया? 210 माइनस 7, 200। इसी तरह मेरे पास दूसरा जो एसेट है वो 150 रुपए का है, उस पर 4 रुपए की कॉस्ट आएगी। ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? वैल्यू इन यूज। हाँ भैया, कैश फ्लोस क्या क्या है? प्लांट 1 का ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। मुझे बताएं मेरे पास सर इनफ्लोज कितने? इनफ्लोज 105 और सर मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 11 और मेरे पास सर डिस्पोजल की नेट वैल्यू कितनी है? नेट 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 6, दैट इज 8 माइनस 2, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 90। अब एक बच्चा टेंशन में, सर ने ऊपर डिस्पोजल की वैल्यू अलग लिखी थी, कॉस्ट टू सेल अलग लिखी थी, नेट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इन दोनों को भी नेट कर दो। ये बात समझ आ रही है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 10% से। क्या आ रही है? टोटल बता दो। 230, सही कह रहा है लड़का? तो इसका मतलब है भैया मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल प्लांट 1 की कितनी? 203। वैल्यू इन यूज 230, दोनों में से हायर कौन सी है? तो मैं सर यहाँ 238 ले रहा हूं। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरा पहला प्लांट तो इम्पेयर्ड है ही नहीं। अब दूसरा प्लांट, उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। प्लांट 2, प्यारे बच्चों जो प्लांट 2 है ये भी 3 साल चलेगा, और इन 3 सालों में मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास कैश कितना आएगा? इनफ्लोज 55 और कॉस्ट और सर मेरे पास डिस्पोजल प्रोसीड्स 2 रुपए नेट, दैट इज 3 माइनस 1। पक्का? कितना मेरे बच्चों? 50, 50, 52। प्रेजेंट वैल्यू एट क्या आ रहा है टोटल? 126 कर दूं ऐसा? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और मेरे पास सर वैल्यू इन यूज 126, हायर कौन सा है? अब बताएं जी, मेरे पास एसेट इम्पेयर्ड है 14 रुपए। ऐसा? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था और कितने लोगों ने गलती की इसके अंदर? क्या गलती क्या की थी यार?
इस तरह मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर इस तरह तुम लोग ने पढ़ना है ना कि जब एक टीचर को पूछे कि यार क्या गलती हुई है तो आप चुप करके बैठे हुए हो, मैं आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। कराची में, पाकिस्तान में और बहुत अच्छे ऑनलाइन के ऐसे टीचर्स हैं जिनके आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आप वो ले लें, बहुत अच्छा रहेंगे आप। मेरे पास नहीं आओ पढ़ने के लिए, कम बच्चे पढ़ाता हूँ लेकिन पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। ये टुन तरीन बच्चे नहीं चाहिए मुझे, ये मेरे बाप पे एहसान नहीं करो क्लास में आगे, ठीक है ना। मैं यकीन करो अच्छे पैसे बना सकता हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पीआरसी में पढ़ा के। मैं नहीं पढ़ाता, क्यों? मुझे पता है उस लेवल के बच्चे को आप पढ़ाते हो, वो एक तो क्लास के अंदर इंतहाई टुन बैठा होता है, ठीक है जी। लेकिन यार आप लोग अगर एक चीज़ नहीं आ रही है समझ में, बोलो नहीं आ रही है समझ में। कितने लोग की पहली क्लास है आज, और इससे पहले वाले लेक्चर्स लिए हैं? देख लिए तो फिर एक ऐसी वेग टर्म है। मुझे बताओ, मैंने अभी तक कोई नई चीज़ पढ़ाई है आपको आज पूरी क्लास में? कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई, पुरानी चीज़ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर पूछ रहा हूँ कितने लोगों से सवाल नहीं हुआ सॉल्व? झूठ नहीं बोलेगा कोई भी। एक बच्चे से नहीं हुआ, दो से नहीं हुआ, बाकी सबसे हो गया। अच्छा, वहाँ पीछे भी नज़र आ रहे हैं 3-4। क्या गलती क्या की थी बेटा? अच्छा, इस सवाल में और इससे पिछले वाले सवाल में कोई फ़र्क था? ये जो सवाल मैंने दिया था है यार, जवाब दे दो अल्लाह के वास्ते। हैं गलती कहाँ हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी। इस बच्चे से पूछ लेते कहाँ गलती की थी बेटा? थर्ड ईयर में क्या नहीं लिया था? थर्ड ईयर में डिस्पोजल नहीं लिया था। और मुल्ला तुमने क्या किया था? और जी, और कोई बच्चा क्लास में? जी पक्का? क्या टाइम हो गया? हमारी क्लास कितने बजे तक है? 12 बजे तक है। दिल तो मेरा कह रहा है मैं क्लास ऑफ कर दूं यार, कि मैं आपको दूं टाइम, आप घर जाओ, आप देख के आओ लेक्चर। इस तरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इनफ्लोस का दोबारा बता दें, अल्लाह की कसम इनफ्लोस सवाल में दिए हुए थे, ये रहे 105। ये मैंने लिखा इधर 105 सर, 105 सर, ये रहा 105 105 105 सर। 3 दफा क्यों लिखा? 3 साल लाइफ थी बेटा, 3 साल लाइफ थी, इसलिए मैंने 3 दफा लिखा। देखो, एक जवाब लिख दो, नो इम्पेयरमेंट। वर्किंग तो दिखानी है ना। नहीं, जो नीचे 3 साल में लिखा था ना, दिखाओ दिखाओ, ये दिखानी ज़रूरी है। उस बंदे, इस हद तक तो वर्किंग दिखाओ यार, कि आप उसको 3 साल की एन्युटी तो बना के नहीं दो ना, या उसको एक ही जवाब दे दो, प्लांट 1 नो इम्पेयरमेंट, प्लांट 2 14 रुपीज़, आई हैव कैलकुलेटेड इन माई कैलकुलेटर। ठीक है जी, इफ़ यू नीड इट तो आई विल सेंड यू द कैलकुलेटर, डू इट योर सेल्फ। नहीं, हाँ कोई फ़र्क नहीं। देखो, मैं बार बार एक बात बोल देता हूँ, इतनी वर्किंग बनाओ कि उसको समझ आ जाए कि फिगर्स कहाँ से आ रही हैं। बिल्कुल कम भी नहीं करो और एक्सेसिव वर्किंग भी नहीं करो। और किसी का कोई सवाल? भाई हम बड़े एक स्टेप आगे। वर्किंग में प्रॉब्लम है तो आंसर सही हो तो कुछ नंबर डिडक्ट होते हैं। वर्किंग आप पूरी गलत बना दो, आंसर सही है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आंसर बिल्कुल गलत लिख दो, वर्किंग पूरी बना दो, वर्किंग के तकरीबन 70% नंबर मिल जाएंगे। आए कि आप कह रहे हैं आओ ले जाओ, आप कह रहे हो नहीं, मैं माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं हिलूंगा ही नहीं जगह से। आप अगर नंबर दे सकते हो तो दे दो। बढ़ो एक स्टेप आगे। अच्छा जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और आपको दे रहा हूँ। अब मैं ये सवाल ना, यकीन करो, मैंने करवाना नहीं था, लेकिन अब आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने माशाल्लाह जो रिस्पांस दिया ना, इसके बाद मेरी बेटा बस हो गई है। नहीं, मैं आपको देखो पढ़ाता रहूँगा, लेकिन यार आगे से एटलीस्ट घर से आगे चीज़ें देखो यार। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं है, ये पीआरसी नहीं है। ये 20-22% जो रिजल्ट आता है ना, आपके इस एटीट्यूड की वजह से आता है। मुझसे पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा भाई। आपको अल्लाह का फरिश्ता इधर आके बैठ के पढ़ा देना और अल्लाह की मर्जी नहीं हो, आप नहीं पास कर सकते हो। इस एटीट्यूड से तो आप 15 नंबर भी नहीं ले सकते। सवाल सॉल्व करो, गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं है यार। अब उस बच्चे ने कहा मुझसे गलती हुई, थर्ड ईयर में गलती है, इसका कोई मसला नहीं है। मुझे अटेम्प्ट ही ना करो फिर बड़ा मसला है भाई। हाँ जी, हाँ ज़रा सर, एक एसेट है, इसकी कैरिंग अमाउंट 4 साल है।
इसकी लाइफ सर 4 साल है। अब पता है इसके अंदर प्रॉब्लम होगा, आधे मनुष्य 3 सालों में सवाल ख़त्म कर देंगे। जी सर मेरे पास कैश फ्लोज सर मेरे पास पर ईयर सर मेरे पास इनफ्लोज 3000, आउटफ्लोज 1000, डिस्पोजल प्रोसीड्स 2000, फेयर वैल्यू 5000, कॉस्ट टू सेल 1600, डिस्काउंट रेट 10%। मुझे दोबारा से सारे काम करके दो, शाबाश जी मेरे बच्चों। नो इम्पेयरमेंट, पक्का? चलो जी आओ चेक करते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले आपके सामने सर मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना 4000। सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट मुझे नहीं पता इस वक्त कितना है। अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने जाऊं इम्पेयरमेंट के लिए तो मेरे पास सर सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने की सर 5000 माइनस 1600, ऐसा 3400। वैल्यू न्यूज़ सर 1, 2, 3 और 4। अच्छा बताया मेरे पास सर इनफ्लोज कितने और 3000, पक्का? फिर सर मेरे पास कॉस्ट या आउटफ्लोज 1000 ईच। बताएं सर क्या आ रहा है 2000, 2000, 2000 और 2000। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? अच्छा सर डिस्पोजल का कैश मेरा चाचा डालेगा, बताएं जी। डिस्पोजल 2000, ऐसा तो 2000, 2000, 2000 और 4000 जी। प्रेजेंट वैल्यू 10% कितना 7706 या 05, ऐसा ही है। अब यार अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया है तो बड़ा एहसान जी। मेरे अब्बा जी कब्र से आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। अब इन दोनों में से हायर सर ये वैल्यू न्यूज़ ही बन रही है, क्या एसेट इम्पेयर्ड है? अब मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों से सवाल अब सॉल्व नहीं हुआ? सच बताना, नहीं हुआ। मैं आपके साथ अब भी खड़ा हूँ जी। कहाँ गलती की? बोला तुमने? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में गलती की। अच्छा देखो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। जिस साल का कैश फ्लो आ रहा है ना, आपने वो कैश फ्लो उठाया मिसाल के तौर पर ये 2000, आप इसको डिवाइड कर दें पता किससे? 1 प्लस रेट से, रेज द पावर 2, अगर आप सेकेंड ईयर उठा रहे हो, ऐसा। अच्छा इसको छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ। आज आपके पास 100 रुपये, आप एक बैंक जाके कहते हो मुझे 1 साल के लिए पैसा जमा कराना है, तो बैंक कहता है आपको 10% का सूद मिलेगा। कितना मिलेगा? तो मेरे पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे, ऐसा है। तो 1 साल बाद कितने पैसे मिलने चाहिए मुझे? मैं कहूँगा जी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्या मतलब? मेरा अपना 100 रुपया और उस पर 10% सूद भी। मेरा अपना 100 रुपया भी चाहिए मुझे और उस पर 10%, तो बताएं मुझे कितना पैसा मिलेगा? 110, ऐसा। अब मैं कहता हूं जी बैंक आपको 110 रुपए देगा 1 साल बाद, बताओ आज कितने पैसे जमा कराएं? तो अब बजाय मल्टीप्लाई करने के क्या करोगे तुम? इसका मतलब है आपको आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है ताकि पैसा बढ़े, और रिवर्स आना है तो
अब बताएं इसी 110 को अगर मैं क्या करूं, 100 पे आना है मुझे दोबारा, तो मैं क्या करूं, 1 + 10% कितना आ जाएगा सर, 100 रुपये। ऐसा 2 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं आज 100 रुपये जमा कराऊं? आप कहोगे जी 100 रुपये आज जमा कराएं, आपको आपका 100 रुपया भी मिलेगा और 10% का सूद 2 साल का। देखिए क्या आ रही है। अब अगर मैं आपको कहता हूं जो 121 रुपये 2 साल बाद मिले, आज बताओ बैंक में कितने जमा कराएं? तो क्या करेंगे हम 121 लेंगे, अब इसको बजाय मल्टीप्लाई करने के रिवर्स आना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1 + 10% रेज़ टू द पावर 2, कितना आ जाएगा देखो, 100। अब बताओ जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस रेट से डिवाइड करेंगे। और अगर हमने आगे जाना है, आगे हमारे कोर्स में कहीं पे भी नहीं जाएंगे हम, ठीक है जी, तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते, कंपाउंड करते। कंपाउंड और डिस्काउंट का डिफरेंस समझ आ गया। अब बड़े एक स्टेप आगे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारी क्लास कितने बजे तक है, 12 बजे तक है। मैं एहतजाजन क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूँ। आप घर जाएं, आज का लेक्चर भी लें, आज से पिछला लेक्चर भी लें। देखो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ोगे ना, ये पेपर तुम्हारा मैं पास करा दूंगा। पेपर से पास नहीं कराऊंगा, तो मैं आगे की अकाउंटिंग के लिए तैयार भी कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे से तुम इस तरह पढ़ना चाहते हो तो मैं अपनी आदत चेंज नहीं करूँगा। आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मेरे साथ एक टन बंदा सर्वाइव नहीं करता। आप अक्सर देखते होंगे ना फेसबुक पे, भाई सर अहमद रज़ा मैं एक स्लो लर्नर हूँ, ठीक है ना, यानी मैं एक इंतहाई लूसी किस्म का इंसान हूँ, मैं घर जाके कुछ नहीं पढ़ूंगा और इसलिए मुझे जो है वो सर अहमद से के साथ जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं जा रहा हूँ किसी ऐसे टीचर के पास जो मुझसे पूछता ही नहीं है, ठीक है जी, मुझसे पूछेगा ही नहीं हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक सवाल कराने की जगह आज एक चीज़ पे 4 सवाल करा दी, लेकिन मेरी बात सुन लो मेरे बच्चों, ये आप जुल्म करोगे अपने साथ। मैं आपके ना एंड रिजल्ट देख के आपको पढ़ा रहा होता हूँ, आपकी जेब से निकलने वाले पैसे को देख के नहीं पढ़ा रहा होता। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अगर आपने मुझसे पढ़ना है यार, आप मुझे बस ये फील करा दो आप मेहनत करते, ठीक है। आप जो है वो आप थोड़ा सा आपका जहन स्लो है, इसको मैं मान सकता हूँ, मैं आपको एक की जगह 4 सवाल करा दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि आपको घर से सवाल दिया करने के लिए और आपने नहीं किया और आप आगे कह रहे हो सर मैं तो स्लो लर्नर हूँ। आप स्लो लर्नर नहीं हो, आप बगैरत हो। आपका बाप अगर आपको कल ये कहे कि यार मैं आज नहीं कमा के ला रहा क्योंकि मैं स्लो अर्नर हूँ, हैं, तो खुद सोचो ना, खाओगे कैसे फिर? जब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है फिर? थोड़ा सा एहसास करो यार, आप अपने माँ बाप का जो पैसा यहाँ लेकर आ रहे हो ना, वो बहुत हार्ड अर्न्ड पैसा है, बहुत मुश्किल से कमाया गया पैसा है। और एक बाप अपने बच्चे के लिए जब उसको वो इस तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डालता है ना, तो वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो अपने इमोशंस इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। मेरे वालिद के साथ जब मैंने सीए शुरू किया ना, तो मेरा पहला लेवल का पेपर होता है, आपके यहाँ पीआरसी, हमारे पास होता था मॉड्यूल ही, रिटर्न पेपर होता था, एमसीक्यूज नहीं होते थे। तो मैं अपना पहला पेपर जब देने जा रहा था ना, सीए का फर्स्ट पेपर मैंने अपने बाप के सोयम पे दिया है। किस माइंडसेट में होता है इंसान? मेरे वालिद का बाहर जनाजा पड़ा था, मैं अंदर बैठ के घर में पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा परसों पेपर था। थोड़ा ख्याल करो यार, ठीक है ना, इस तरह नहीं चलेगा। आपको यकीन करो, आप कहीं से भी जाके पढ़ लो, आप आओ मेरे पास, मुझसे मसला पूछोगे, मेरे लिए मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट हो, मैं ये नहीं देखता कि यार मेरा स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो मुझसे पढ़ेगा ना यार, मैं फिर अपनी इनकम को हलाल जब समझता हूं, जब मैं उसको समझा के भेजूं। अदरवाइज मेरी इनकम हलाल नहीं है कि आप यहां बैठे हो और मुझे पता भी है कि इस बच्चे को नहीं आ रहा समझ में और मैं आगे से निकल जाऊं। ये वादा करो, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जो है ना वो शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने पढ़ाए हूँ, ये मैं एक सेफ अजम्पशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको पेपर पास करा दूंगा, मैं मेहनत कराऊंगा आपको, लेकिन मेरे साथ यार ढीला बंदा नहीं चल सकता। जो मैं होमवर्क दूंगा वो करना है आपको, ठीक है जी। ढीला इंसान मेरे साथ नहीं चल सकता, मैं खुद ढीला नहीं हूँ, मैं आपको भी ढीला नहीं होने दूंगा। वादा है? अब आज घर जाके चीज़ें देखोगे,
कल मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ है वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशंस में करवाऊंगा, उसके लिए तैयार हो? थैंक यू वेरी मच।